नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने हरिवंश राय बच्चन जी के संपूर्ण परिचय के बारे में पढ़ा था और आत्म परिचय पाठ का हमने पहला पद संपूर्ण व्याख्या सहित और उसमें से जो सवाल बन रहे हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अभी देखें, आज हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं और दूसरे पद में लिखा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें देखें कुछ एक शब्दार्थ हैं। मैं निज उर के, निज यानी अपने, उर यानी हृदय, अपने हृदय के, उद्गार यानी कि भाव, अपने हृदय के अंदर जो भी भाव है वो लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब कवि कहता है कि मैं इस संसार के लिए अपने हृदय में अच्छे अच्छे भाव है वो रखता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर के उपहार, उपहार बोले तो भेंट होती है। कहने का मतलब यहाँ कवि कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस संसार के लिए अपने हृदय में अच्छे अच्छे भाव रखता हूँ। कहने का मतलब मैं अपनी तरफ से इस संसार को आशीर्वाद रूपी जो विचार रखता हूँ और वही इस संसार को मेरी तरफ से उपहार हैं। आगे देखें, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। इस पंक्ति में कवि कोशिश कर रहा है अपूर्ण यानी संसार को वो अपूर्ण बताता है। कहने का मतलब कवि कहता है कि इस संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव होने के कारण ये अधूरा है और ये अधूरा होने की वजह से मेरे को अच्छा नहीं लगता है। भाता का मतलब है अच्छा लगना। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी इस पंक्ति में कवि कहता है कि संसार, ये संसार है जो प्रेम का अभाव होने के कारण अधूरा है, जो मुझे कतई पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से मैं तो अपने स्वप्नों का यानी कि कल्पनाओं का संसार का निर्माण कर लेता हूँ जिसमें प्रेम भरा पूरा रहता है और वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसमें विचरण करता हूँ। आगे देखें, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय के अंदर प्रेम रूपी अग्नि जला रखी है और उसी अग्नि में मैं जलता रहता हूँ, यानी वो प्रेमा अग्नि है, उसी में मैं मग्न रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मेरे जीवन में प्रेम भरा हुआ है, इस वजह से मैं सुख और दुख दोनों में ही मस्त रहता हूँ, मतलब टूटता नहीं हूँ। जग भवसागर तरने को पार नाव बनाए। आगे कवि कह रहा है कि जग यानी ये संसार है, ये संसार के लोग हैं। यहाँ पे भवसागर यानी संसार रूपी सागर, तरने को यानी तैरने को, नाव बनाए। या तरने की नहीं है, देख लेना, या तरन ये जो की है ना, की जगह आपको को कर लेना है, ठीक है, को कर लेना यहाँ पे। नाव बनाए मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, यानी यहाँ कवि कह रहा है कि इस संसार के लोग हैं, इस संसार को दुखों का सागर मानते हैं और इस भाव सागर को पार करने के लिए वो नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं, पुण्य करते हैं, यानी कि इस संसार को पार करने के लिए वो कर्मों की नाव बनाते हैं ताकि कैसे भी करके इस भाव सागर से पार लंघा जा सके। लेकिन ये संसार है वो मुझे तो मस्ती का सागर लग रहा है। यहाँ कवि कह रहा है कि ये संसार है वो मुझे क्या लग रहा है, मस्ती का सागर लग रहा है, इसलिए मैं तो इसमें मतलब इसकी जो लहरें हैं उसमें मस्ती के साथ विचरण करता हूँ, उन पर तैरता रहता हूँ। देखें, इसके कुछ एक शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं। उद्गार, उद्गार का मतलब होता है हृदय के भाव, दिल के भाव। उपहार यानी कि भेंट है। आपसे सवाल पूछेंगे हम कि उपहार बोले तो क्या है, यानी कि हृदय के उपहार लेने से क्या तात्पर्य है, यानी कवि अपने हृदय में इस संसार के लोगों के लिए उपहार रखता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, तो आपसे पूछा जाएगा। आगे देखें, भाता का मतलब अच्छा लगता है। स्वप्नों का संसार यानी काल्पनिक संसार है, काल्पनिक दुनिया है। इसके बाद में है दाह यानी कि जलना, भवसागर यानी संसार रूपी सागर, और आगे है मौज मतलब लहरें, ठीक है। अभी देखें, इस पद को पढ़ने के बाद में आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसका पहले तो आपको संदर्भ करना है, यानी संदर्भ का मतलब है ये पाठ, ये पद है वो कौन से पाठ में से लिया गया है, कौन सी पुस्तक में से लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। ये सब हम संदर्भ में लिखेंगे। इसके बाद में नीचे हम प्रसंग करके इस पद में कवि क्या वर्णन कर रहा है वो सब कुछ प्रसंग में लिखेंगे। देखें, संदर्भ क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इसके बाद में आगे देखो क्या लिखा है। इस कविता में कवि जीवन को जीने की कला बता रहे हैं, शैली बता रहे हैं। इसके बाद में है साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर
किया है। फिर देखें इसकी व्याख्या। आपने वैसे मैंने आपको पूरी व्याख्या इसको समझा दी है, आपकी समझ में आ गई होगी, फिर भी हमने इसको लिख करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आपको कॉपी में काम भी करना होगा, इसलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से काम कर सकते हैं। देखें व्याख्या। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं, यानी कि हृदय के अंदर जो भी भाव हैं वह अपने साथ लिए हुए घूमता है और संसार के लोगों को बांटता भी है। उसे यह संसार अधूरा लगता है। क्यों अधूरा लगता है? अभी आपको मैंने बता दिया कि क्यों अधूरा लगता है, क्योंकि इस संसार में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। यहाँ पे एक लाइन और लिख देना आप कि संसार में प्रेम का अभाव होने के कारण यह अधूरा है, जो कवि को अच्छा नहीं लगता है या पसंद नहीं है। फिर देखें, वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, यानी कि कवि ऐसा संसार चाहता है जिसमें प्रेम हो। तो वो ऐसा संसार तो आपको पता है कल्पना में ही हो सकता है। कल्पनाओं का संसार है वो प्रेम से भरा पूरा होता है। आगे देखिए, उसे प्रेम से भरा पूरा संसार है वही अच्छा लगता है। आगे देखिए, अगली जो 4 पंक्तियां हैं उनमें क्या लिखा है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जला करके उसमें जलता रहता हूँ। कौन सी आग? प्रेम अग्नि है। देखें आगे, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर के सुख और दुख दोनों में हमेशा समभाव से रहता हूँ, उनमें मस्त रहता हूँ। और यह संसार आपदाओं का सागर है। आपको पता है कि संसार है, इसको लोग भवसागर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह दुखों का सागर है। और लोग इस संसार को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव का निर्माण करते हैं, लेकिन कवि को यह संसार है वो मस्ती का संसार लगता है, मस्ती का सागर लगता है। इसीलिए वो इसकी मस्ती भरी जो लहरें हैं उन पर आराम से विचरण करता है, मस्ती के साथ तैरता है। अभी देखें, इसका विशेष है, आपको मतलब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा का पूरा लिख रखा है इधर। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। फिर है व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। ठीक है, अभी देखें इसके अंदर आपके जो पंक्तियां आई है जहाँ पे जो अलंकार वगैरह है वो भी हमने बता दिया है। यानी स्वप्नों का संसार, यानी स की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद में देखे भव सागर और भव मोजों में रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों को एक माना जाता है, तो वहां पे आपको रूपक अलंकार बताना है। आगे देखे, इस पद के अंदर खड़ी बोली है और इसकी शब्दावली है वो तत्सम तद्भव शब्दावली है। ठीक है, और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। चले, इसके अंदर जो भी सवाल हैं वो हमने लिखने की कोशिश की है, उत्तर आप और अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। देखें क्या है, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि चल रही है? तो अभी आपको पता है कि कवि के हृदय में कौन सी अग्नि चल रही है? प्रेमाग्नि चल रही है। आप कर सकते हैं आराम से। फिर है आगे देखिए क्या लिखा है इधर, वह व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे व्यथित होना चाहिए। ये जो शब्द है यहाँ पे व्यथित शब्द है, व्यथित शब्द है। ठीक है, व्यथित का मतलब होता है दुखी। ठीक है, व्यथित का मतलब होता है दुखी, तो आप यहाँ व्यथित कर लेंगे। फिर आगे देखें, इसका उत्तर, कवि अपने हृदय में प्रेमाग्नि जला रखी है और वो प्रेम की वियोग अवस्था होने के कारण क्या है? दुखी है। यानी कवि क्यों दुखी है? क्योंकि वो वियोग की स्थिति में जी रहा है, इसलिए वो दुखी है। आगे देखो क्या है, अगला सवाल है, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य? देखो उद्गार क्या है, उपहार क्या है, यानी कि इससे तात्पर्य क्या है? अच्छा सवाल है। देखें आगे देखें क्या है, निज उर के उद्गार का अर्थ होता है हृदयगत भाव। यानी कि कवि है वो अपने हृदय में कुछ एक भाव है वो संसार के लिए लिए हुए है और उन भावों के सहारे वो जी रहा है। इस संसार में वो भावों के साथ में विचरण करता है। फिर आगे देखो क्या है, उपहार शब्द नाम आया। उपहार का मतलब वो क्या होता है? भेंट होता है। और कवि के पास में देने लेने के लिए तो कुछ आया नहीं, लेकिन वो अपने हृदय के अंदर क्या कौन से भाव रखता है? इस संसार के लिए अच्छे भाव रखता है। कहने का मतलब अभी जैसे कोई आदमी होता है और उसके लिए हम अच्छे भाव रखते हैं कि भगवान तेरा भला करे, तो हमेशा अपने जीवन में उन्नति करे, तो ये क्या है? उसके लिए हमारी तरफ से एक उपहार ही है। तो कवि भी संसार के लिए ऐसी ही भावना रखता है और वे भाव ही क्या है? इस संसार के लिए उपहार है। आगे देखिए क्या है, अगला सवाल है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? तो देखो संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है, अभी आपने देखा कि संसार के अंदर प्रेम ही नहीं है और प्रेम नहीं है, इस वजह से वो संसार क्या है? अधूरा है। और जो
अधूरी चीज है वो कवि को अच्छी नहीं लगती है। तो वो फिर आपको ऐसा सवाल आगे ऐसा भी बनाया जा सकता है कि फिर वो क्या करता है, मतलब ये संसार अच्छा नहीं लगता है तो वो जीने के लिए क्या करता है। तो आपने ये भी अभी देखा कि संसार के लोग क्या, मतलब ये संसार अधूरा है तो कवि क्या करता है, कल्पनाओं का संसार निर्माण कर लेता है। और कल्पना के संसार में तो किसी भी चीज का अभाव होना मतलब है ही नहीं, लाजमी नहीं है। जो कल्पनाओं का संसार है उसमें तो हर चीज विद्यमान रहती है, क्योंकि उसमें तो कल्पना ही करनी होती है। देखें आगे क्या है, उत्तर देख सकते हैं आप। कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम है नहीं और संसार बनावटी है। ठीक है, आगे देखें। संसार में कष्टों को सह कर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि संसार में आपको पता है संसार में सुख कहीं नहीं है, दुख ही दुख है चारों ओर। और आप मन में मान लो कि मैं सुखी हूं तो सुखी हो जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है इस पर। संसार में रहते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना तो पड़ेगा। आपको पता है कोई समस्या है तो समस्या से भागेंगे कहाँ तक, समस्या का सामना करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करेंगे तभी तो समस्या का हल निकलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसी बात लिखी हुई है कि अगर इस संसार में हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, कष्ट आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कष्ट हमें सहन करने पड़ेंगे। तो उनसे भागना नहीं है, उनसे डटकर मुकाबला करना है और जीवन में हमेशा हंसते हुए रहना है। इसके बाद में देखो, ये आपके 4 सवाल हो गए इसके। अभी तीसरा पद पढ़ते हैं हम। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। देखो बच्चे लोग, ये जो पद जैसे दे रखे हैं वैसे ही आपको कॉपी के अंदर करने हैं। देखें, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, या उन्मादा नहीं है उन्मादों है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, ये कौन है जो उसको बाहर तो हंसाती है और भीतर ही भीतर रुलाती है, यह है प्रेमिका की यादें। आगे देखें, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे हृदय में मेरी प्रेमिका की याद है, वो जो अनायासी आ जाती है और वो याद आती है तो मैं हंसता हूँ। मतलब बाहर तो मैं हंसता हूँ क्योंकि लोग सुनेंगे कि भाई कवि है अपनी प्रेमिका को याद कर करके रोता है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से कवि कहता है कि मैं तो वो जो कवि अपनी प्रेमिका की जो यादें हैं वो मुझे बाहर तो हंसाती है, लेकिन मेरा हृदय है वो भीतर से मतलब व्यथित हो जाता है और रोने लगता है। आगे देखे क्या है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये संसार के लोग, कवि कहता है कि संसार के लोग हैं वो जीवन के सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जीवन के सत्य को जानने के लिए वो लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई आदमी हुआ है जिसने जीवन के सत्य को जाना है? मतलब किसी आदमी ने जीवन के सत्य को नहीं जाना है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, यहाँ हाथ शब्द लिखा गया है, हाथ नहीं हो करके यहाँ पे आपको हाय कर लेना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, देखें, नादान वही है हाय जहां पर दाना, या नादान का मतलब है ना समझ, जो कुछ जानते नहीं है, भोले वाले लोग। जहां पर दाना, दाना मतलब है बुद्धिमान चतुर। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मतलब फिर तो मूड यानी मूर्ख ही है, यानी इस संसार के लोगों को मूर्ख ही कहेंगे क्या? जग यानी कि क्या इस संसार के लोगों को मूर्ख ना नहीं कहा जाएगा? जो इस पर भी सीखे, कहने का मतलब संसार के लोगों को पता है कि हम इस संसार के ज्ञान को सीख करके जीवन के सत्य को कतई नहीं जान सकते हैं। तो फिर ये ज्ञात होते हुए भी वो मतलब इस सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करके इस जीवन सत्य को खोजने में लगे हुए हैं, तो इस संसार के लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। इस पंक्ति में कवि कहता है कि भाई मैंने तो ये बात जान ली है, मुझे तो अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि इस सांसारिक ज्ञान के आधार पर हम जीवन सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस संसार से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। देखें, मैंने वैसे आपको पूरी की पूरी व्याख्या इसको समझा दी है, फिर भी नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें। ठीक है, अभी देखें नीचे आपके इसके शब्दार्थ और व्याख्या मैंने पूरी की पूरी आपकी सुविधा के लिए लिख दी है। देखें, शब्दार्थ, यौवन, यौवन का मतलब जवानी होती है। उन्माद, उन्माद ये ना पागलपन है, मस्ती है। आगे देखिए क्या है, अवसाद, अवसाद का मतलब क्या होता है? अवसाद का मतलब होता है उदासी, दुख। इसके बाद में देखो यत्न, यत्न का मतलब है प्रयास या प्रयत्न। ना समझ, नादान का ना समझ है, अनाड़ी है। इसके बाद में आगे देखो क्या है, दाना, दाना का मतलब है बुद्धिमान चतुर। मूड, मूर्ख होता है, जग संसार होता है। ठीक है, और फिर वही बात, पूरा पद होने के बाद में आपको क्या पद लिखना है भाई कॉपी में, ध्यान दे लेना। मैं फिर बता देता हूँ, पूरा पद है वो कॉपी में उतारना है। आगे देखें, संदर्भ,
प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। फिर इसका प्रसंग करें हम। प्रसंग में क्या करना है, यानी कि कवि ने इस पद में क्या बताने की कोशिश की है, यानी कि कवि है इस पद में जीवन जीने की शैली के बारे में बता रहे हैं तथा साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर किया है। इसके बाद में देखें इसकी व्याख्या क्या है। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है, जब किसी प्रिय मतलब उस कवि की प्रेमिका है उनकी याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसी आती है। कहने का मतलब बाहर तो रो नहीं सकते भाई कि उसकी प्रेमिका याद आ गई और कवि रोने लग जाएगा तो बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो जब उनको प्रेमिका याद आती है तो वो बाहर तो हंसते हैं लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन क्या करता है, रोता रहता है। आगे देखें, कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख यानी कि नादान लोग हैं वो भी वहीं रहते हैं, उसी स्थान पर रहते हैं जहाँ पे समझदार लोग या चतुर लोग रहते हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, यानी जो पागल आदमी होता है वो गांव से बाहर नहीं रहता है, तो ये भी राजस्थानी कहावत है। आगे देखें, हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि और भोग सामग्री के पीछे दौड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। आगे देखें, कहने का मतलब इस संसार के लोग हैं वो वैभव के पीछे भागते रहते हैं लेकिन जीवन का सत्य अभी तक उनको पता नहीं चला है। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि कवि को पता चल गया है कि इस सांसारिक ज्ञान के बलबूते पर जीवन की सत्यता को नहीं जाना जा सकता है। आगे देखिए विशेष में इसमें क्या है, पहली जो 4 पंक्तियां हैं उनमें उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है और अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं उनमें संसार के विषय में उन्होंने वर्णन किया है। कहने का मतलब पहली 4 पंक्तियों में उन्होंने खुद के बारे में लिखा है और अंतिम 4 पंक्तियां हैं उनके अंदर उन्होंने संसार के विषय में वर्णन किया है। अभी देखें, उन्मादों में अवसाद, यानी कि उन्माद यानी जो मस्ती होती है उसमें दुख कैसा होता है, दुख नहीं होना चाहिए, तो ये एक विरोधी कथन है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। फिर लिए फिरता हूँ, ये शब्दों की यहाँ पे आवर्ती हो रही है तो इस वजह से यहाँ ये एक गीत जैसा लगता है, यानी कि गयता के गुण यहाँ पे उत्पन्न हो गए हैं। इसके बाद में देखो, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर नादान वही है हाय जहां पर दाना, ये एक लोकोक्ति जैसी लग रही है, कहावत जैसी लग रही है, यहाँ पे सुक्ति बताया है और इसके अंदर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अभी देखें, हम इसमें से जो सवाल आए हैं वो आपके सामने सुना रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैंने पूरा जितना हो सका है आपकी सुविधा के लिए इधर लिखा है। देखें, यौवन का उन्माद, इसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे तात्पर्य कर लेना भाई, ये तात्पर्य शब्द है यहाँ पे, ठीक है, रे लगा लेना, रेफ लगा लेना इधर, तात्पर्य। चले आगे, यौवन का क्या तात्पर्य है, तो देखो, कवि प्रेम का दीवाना है, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है परंतु उसकी प्रिया उसके पास में नहीं है, यानी वो वियोग की जीवन जी रहा है। इस वजह से जीवन मतलब जो जवानी है उसमें क्या है, दुख है, यानी वो निराश है। आगे देखें, यानी कि आगे देखें क्या है, अगला सवाल है, कवि की मन स्थिति कैसी है, यानी कि जो कवि की मन है उसकी पीड़ा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। यानी कवि का मन की जो स्थिति है उसके बारे में बताओ आप। कवि संसार के समक्ष हंसता दिखाई देता है, यानी कि जब कवि को अपने प्रेमिका की याद आती है तो वो क्या करता है, हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन क्या करता है भाई, प्रिया को याद कर करके, अपनी प्रेमिका को याद कर करके रोता रहता है। आगे देखिए क्या है, संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है, तो इसका उत्तर देखिए, संसार के बारे में कवि ने क्या बताया है। कवि संसार के बारे में कहता है कि यहाँ के लोग जीवन सत्य को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते हैं, यानी सांसारिक ज्ञान अर्जित करते हैं और इस सांसारिक ज्ञान के बलबूते वो जीवन का सत्य जानने की कोशिश कर रहे हैं परंतु वे कभी सफल नहीं हुए। जीवन का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसके बाद में देखो, अगला चौथा सवाल है, आगे देखे, कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहा है,
तो देखें इसमें कवि संसार से सीखे ज्ञान को बुला रहा है, क्योंकि उससे जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं होती जिससे वे अपने मन के कहे अनुसार चल सके। कहने का मतलब सीखे हुए ज्ञान को क्यों बुला रहा है कवि? इसीलिए बुला रहा है क्योंकि इस सांसारिक ज्ञान के आधार पर उसको पता चल गया है कि सांसारिक ज्ञान के आधार पर हम जीवन के सत्य को नहीं जान सकते, इसलिए वो सीखे हुए ज्ञान को बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, और आगे के वीडियो में हम आत्म परिचय पाठ को पढ़ने की पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।